रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 27 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2021। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए अब तक कितने नाम सामने आ चुके हैं और कौन से उम्मीदवार को वज़ारत उज़्मा के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, इस खबर पर सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और बाकी की आज की हमारी जो दो खबरें हैं उस पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का जो मुश्किल तरीन मरहला था, इसे कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई। सादा अक्सरियत की नाज़रीन अगर मैं वजाहत करूँ तो ठीक 3 साल पहले आप नाज़रीन को याद होगा कि जब पाकिस्तान में 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए थे। इन आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई थी और सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तनहा अपनी जमात की हुकूमत बनाने में मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और फिर इन मसाइल और मुश्किलात को केटर करने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्लिम लीग काफ और MKM को जो है वो गले लगाया गया, उन्हें अपनी हुकूमत में शामिल किया गया और MKM और काफ लीग के शामिल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। लेकिन नाज़रीन, कश्मीर में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल की है, बल्कि सादा अक्सरियत हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI आज़ाद कश्मीर में तनहा अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। और ये जो नताइज अब तक के सामने आए हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के, उसके बाद ये बात यकीनी हो चुकी है कि अब 2021 से लेकर 2026 तक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत होगी। अगर बात करें कि इंतखाबात का ये मरला मुकम्मल होने के बाद आज़ाद कश्मीर का अगला नया वज़ीर आज़म कौन होगा, तो नाज़रीन, नए वज़ीर आज़म के लिए अब तक 3 नाम सामने आ चुके हैं। पहला जो नाम सामने आया है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अगर बात की जाए तो उनका माजी जो है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले वो 4 सियासी जमातों में शामिल रहे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद की 5वीं सियासी जमात है। तो माजी में बैरिस्टर सुल्तान महमूद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से ताल्लुक़ नहीं रहा जिस तरह से आप असद उमर कह लें, आप आरिफ अलवी कह लें या इमरान इस्माइल कह लें, जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी में हिस्सा रह चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऊंची उड़ान को देखते हुए, ऊंची परवाज़ को देखते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी आज़ाद कश्मीर के रह चुके हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उन्होंने हालिया इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है और उनकी इस कामयाबी के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मुमकिन तौर पर अगले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक जो चीज़ डिस्कस की जा रही है कि जो अमूमी तासुर है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा है, तो यहाँ पर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, कि आया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितने ज़्यादा मुखलिस हैं। दूसरा जो नाज़रीन नाम लिया जा रहा है वो सरदार तनवीर इलियास का है। सरदार तनवीर इलियास जो है वो पहली मरतबा कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन बने हैं। इससे पहले सरदार तनवीर इलियास जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुशीर भी रह चुके हैं। लेकिन चूँकि वो पहली मरतबा कानून साज असम्बली का जो है वो हिस्सा बने हैं, रुकन बने हैं, तो उनका नाम भी, क्योंकि वो सरमायादार भी हैं, इस इलेक्शन में उन्होंने खासा पैसा भी लगाया है। बाग से मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे मुश्ताक मिन्हास, उन्हें वो शिकस्त दे के रुकने असम्बली बने हैं, तो उनका नाम भी वज़ीर आज़म के तौर पे लिया जा रहा है। लेकिन उन्हें भी इसी नज़र से देखा जा रहा है कि उन्हें भी जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उन्हें उनकी जो है वो सरदार तनवीर इलियास को सपोर्ट हासिल है। तीसरा जो नाम सामने आया है उसे एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और वो उम्मीदवार है नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मुज़फ़्फ़राबाद के LA-29 मुज़फ़्फ़राबाद 3 से जीते हैं, ख्वाजा फारूक अहमद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि
ان کا جو سیاسی کریئر ہے وہ بھی بڑا شاندار رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے بڑے طویل عرصے کے ساتھ وہ وابستہ ہے، ان کی وابستگی کسی ایسے طاقتور حلقوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے تمام جو وابستگی ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو تحریک انصاف کے اندر سے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مضبوط جو امیدوار ہیں وہ خواجہ فاروق احمد ہیں، اور انہیں ممکنہ طور پر آزاد کشمیر کا اگلا نیا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر سے قیوم نیازی کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگلے نئے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن پلڑا جو بھاری ہے وہ خواجہ فاروق احمد کا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے طور پہ ان کا جو ہے وہ انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے ہونے کے بعد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں چونکہ مظفر آباد میں تھا، آزاد کشمیر میں کا ہونے والا الیکشن میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے وہاں پہ وٹنس کیا ہے۔ تو ناظرین کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے عام انتخابات میں ووٹ کرنے کے حوالے سے، کشمیر کے عوام کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اسلام آباد میں جس سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، تاکہ ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ اسی طرح سے وفاق سے جاری ہوتے رہیں، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کا آزاد کشمیر کی حکومت کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی جو عوام ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز ہیں آزاد کشمیر کے انہیں وفاقی حکومت کی جانب سے، اسلام آباد کی حکومت کی جانب سے روک لیا جائے۔ تو یہ مین فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب جتنے بھی دھاندلی کے ایلیگیشن لگائے جائیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جب الیکشن ہار جاتی ہیں تو ان کی جانب سے ایسے ایلیگیشن جو ہے وہ دھاندلی کے لگائے جاتے ہیں، کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کی جانب سے الیکشن کے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیابی کے کچھ فیکٹرز موجود ہیں، جس میں عمران خان کا کشمیر کے حوالے سے جو موقف رہا ہے، اور جو اس الیکشن میں مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے جو تقریریں کی گئیں ان کا جو موازنہ کیا گیا، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری جو ہے وہ حاصل تھی۔ لیکن پرائم جو فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ کشمیر کے عوام جو ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ بات کی تھی، پولنگ کے روز بھی بات کی تھی، ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ کس سیاسی جماعت کو منتخب کریں گے، 1 درجن سے زائد لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں، اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوگی ہم اسی کے ساتھ جائیں گے۔ تو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں کامیابی کا ایک جو فیکٹر ہے کہ عوام خود یہ چاہتے ہیں، کشمیر کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو دھاندلی کے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں اس میں ذرا برابر حقیقت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ مسلم لیگ نواز نے لمبے لمبے وہاں پہ جلسے کیے، مریم نواز نے بڑے بڑے جلسے کیے، لوگ وہاں پہ دیکھنے کو بھی آئے، اور میں نے جو 23 جولائی کو وہاں سے ویلاگ کیا تھا میں نے اس میں واضح کر دیا تھا کہ جلسے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے تھے، چاہے مسلم لیگ نواز کے بڑے تھے، لیکن لوگوں کی، آزاد کشمیر کے عوام کی سوچ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کو ووٹ کریں گے، چاہے وہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو۔ اس خبر کو وائنڈ کر کے جو ہماری دوسری خبر ہے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری ہماری خبر یہ ہے کہ ناظرین، وکلاء کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے کل یعنی 28 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ایک مخصوص معاملے پر وکلاء کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ عید سے پہلے 13 جولائی کو ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں۔ اس اجلاس میں سپریم کورٹ میں 2 ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے 2 ناموں پر غور کیا گیا۔ ایک نام تھا بلوچستان کے چیف جسٹس کا، اور دوسرا نام تھا سندھ ہائی کورٹ کے 5ویں نمبر کے سینئر جج جسٹس محمد علی مظہر کا۔ اس اجلاس میں جو ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن کے اس میں کچھ اختلاف سامنے آیا۔ تو جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہیں سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی گئی، لیکن جسٹس محمد علی مظہر کے نام پر غور کرنے کا جو معاملہ تھا اسے مؤخر کر دیا گیا۔ اور اسی روز بھی پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے ہائی کورٹ سے جو جونیئر ججز ہیں انہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، جو سینئر ججز ہیں ہائی کورٹ میں ان سینئر ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلے لیتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں، ایک الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان بار کونسل کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے عدالتی فیصلوں کے ساتھ ساتھ جو سینیرٹی کا اصول ہے اسے بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو 13 جولائی کی ہڑتال کو دیکھتے ہوئے، ارکان کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے، وکلاء کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے جسٹس محمد علی مظہر کے نام کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، اس معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔
अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुडिशल कमीशन का 28 जुलाई यानी कल भी इजलास तलब कर लिया गया है, और कल के इजलास में भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हवाले से उनके नाम पर गौर किया जाएगा। और कल ये जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास से ठीक 2 रोज़ कबल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक मरतबा फिर एलामिया जारी किया गया, और उन्हीं बातों को दोबारा से पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दोहराया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन के हवाले से सुप्रीम जुडिशल जो जजेस अपॉइंटमेंट का जो कमीशन है, जो जजेस जुडिशल कमीशन है, उसकी जानिब से जजेस की सीनियरिटी को और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो लिहाजा कल 28 जुलाई को भी मुल्क भर के वकला जो है वो स्ट्राइक करेंगे, यानी वकला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी जानिब से ये नाम फ्लोट किया गया, जिनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर के सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने के हवाले से उनकी नॉमिनेशन की गई, उनकी मुखालफत में पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बता देते हैं कि जहां वकला का ये मौक़िफ़ है कि सीनियर जजेस जो हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, उन्हें कंसीडर किया जाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। वहीं कुछ वकला का, कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है, और जो हाई कोर्ट वाले जजेस जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है वो भी फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो लिहाजा वकला का ये एतराज़ करना किसी तरीके से इसका जवाज़ नहीं। कुछ कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि वकला की जानिब से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया गया है, इसका मकसद वकला की अपनी सियासत है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या जो दीगर पाकिस्तान में बार काउंसिल बनी हुई हैं, बार एसोसिएशन बनी हुई हैं, वहाँ पर एक इलेक्शन का मरहला शुरू हो जाता है, इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाती है, बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने वाले होते हैं। तो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, सियासत को चमकाने के लिए जो वकला की ये तंजीमें हैं, उनकी जानिब से इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत की जा रही है कि इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वकला अपनी मर्जी का जो है फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो इससे बढ़कर कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुखालफत की पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई और वजह जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन आज डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा जुडिशल कमीशन में बैठता है, जो पिछले कुछ अरसे से तैनात नहीं किया गया था, उससे पहले जो मेंबर थे एडवोकेट अख्तर हुसैन, उनकी जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना नुमाइंदा जो है वो दोबारा से नामजद कर दिया है, और दोबारा से एडवोकेट अख्तर हुसैन को ही जुडिशल कमीशन बनाने के लिए नामजद किया गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जहां हड़ताल की जा रही है, वहीं पे जुडिशल कमीशन का में जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है, उसकी नॉमिनेशन जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कर दी गई है। तीसरी हमारी जो खबर थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से थी। इससे पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुतल्लिक जो एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था, और उस पर एक वकील की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया था, और मामला ये था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कि आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इस बात का अख्तियार मौजूद है कि वो चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से बरतरफ कर सके। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वक्त मांगा गया था, मोहलत मांगी गई थी कि मुझे इस मामले पर अपनी राय देने के लिए वफाकी हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेने दी जाए। तो ये जो आखिरी इजलास हुआ था, इस आखिरी इजलास का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी कर दिया गया है, और उसमें जो एक ख़ास बात की गई वो ये की गई है कि चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट का जो मामला है, इस अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए गए थे, उस फैसलों में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि चेयरमैन नैब की तकर्री करते हुए मुतल्लिका जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ किसी किस्म की मुशावरत की जाए। ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने फैसले में ये तहरीर कर दिया है कि वो जो फैसला असमद यार वली केस में लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट करते हुए चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करे, तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजेशन दी गई थी, बाउंड नहीं किया गया था हुकूमत को कि लाजमी चेयरमैन नैब की तकर्री करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत की जाए। तो ये एक फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामने आया है, जिसमें हुकूमत को ताबे नहीं किया गया कि आप जब भी चेयरमैन नैब की तकर्री करेंगे तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ लाजमी मुशावरत करें, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो सजेशन थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी, और वो सजेशन वफाकी हुकूमत के ऊपर, वज़ीर इमरान खान के ऊपर या अपोजिशन लीडर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो इस तकर्री के प्रोसेस में किसी किस्म की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत कर सकें।